नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। और आज बात झरिया के मास्टर प्लान की होगी। झरिया की मास्टर प्लान एक बहुप्रतीक्षित प्लान है और देश की सबसे बड़ी पुनर्वास पैकेज योजना है। इसकी मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को ही दिया है और इसमें 5,940 करोड़ के पैकेज प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी आप सोचिए कि पिछली बार जब 2009 में पहली बार जब मास्टर प्लान बनी थी तब यूपीए की सरकार थी और तब ये 7,111 करोड़ की प्लान था। यानी उस बजट में 7,000 करोड़ से अधिक की राशि रखी गई थी। इस बार ये राशि 5,940 करोड़ की हो गई। यानी इसमें और उस पिछले दफा में 54,000 लोगों को यानी विस्थापितों को पुनर्वास करना था। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 1 लाख को पार कर गया है। 1,04,000 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले 12 साल में जिस प्लान को पूरा हो जाना था वो अभी तक अधूरा क्यों रह गया और सरकार को अपने मास्टर प्लान में संशोधित प्लान क्यों बनानी पड़ी। एक बड़ा विषय है, एक बड़ा मुद्दा है जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि झरिया पिछले 100 साल से भूमिगत आग को झेल रही है और भूधसान की खतरा तो लगातार वहां होते रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है तो वहां से लगातार भूधसान की घटनाएं सामने आएंगी और कई बार लोग जमींदोज भी हुए हैं, जानमाल की हानि भी हुई है और कई बड़े घटना झरिया में हुए हैं जो देश को अपनी ओर नजर इनायत करने के लिए मजबूर भी किया है। इसलिए आज जब पुनर्वास पैकेज की बात होगी तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो आज मेहमान हैं वो झरिया के नस-नस से वाकिफ है। मतलब झरिया को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति के अध्यक्ष भी हैं। और हम बात कर रहे हैं राजीव शर्मा जी की। राजीव जी नमस्कार न्यूज एएनपी में। तो कुछ तो बहुत होंगे कि आपके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने ऐलान कर दिया है। मतलब 5,940 करोड़ का प्लान, एक्शन प्लान सरकार ने तय किया है झरिया के भविष्य के लिए। क्या ये नाकाफी है या पर्याप्त? 5,940.47 करोड़। अच्छा जी, तो मतलब ये काफी है या अभी भी कम है? देखिए इसको पहले समझना होगा कि वो ये रहा है कि जो बात यहाँ के लोग कहना चाहते हैं वो सरकार तक पहुँच नहीं रही है और ये लगातार प्रयास जारी है और हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्या जो है सरकार तक पहुँचे और केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले। आपको याद होगा जब ये बात 6,000 करोड़ के आसपास की बात आ रही है तो 2021 में 21,000 करोड़ का भी बजट बन गया था, जो अखबारों में छपा भी था कि इस बार बजट 21,000 करोड़ का हो गया, जो 2009 में 7,000 करोड़ था। जी, कहने का मतलब बजट बनना और बजट के क्रियान्वयन की बात होना दोनों बड़ी अलग चीज़ें हैं। और ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी कोल नगरी जहाँ सबसे महत्वपूर्ण हार्डकोक यहाँ पे है झरिया कोलफील्ड के क्षेत्र में, तो ये जो हार्डकोक है ये स्टील प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है जी। और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और इसके दोहन के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ना वो पहले तो वही गलत है। जब ओपन कास्ट आप करके कोयला निकालते हैं तो कोयले की क्वालिटी जो होता है डिग्रेड करती है और कोयले की क्वालिटी डिग्रेड होती है तो फिर ये कोयला अन्य कामों में यूज़ होता है। बहुत सारे हायर ग्रेड के कोल को अगर अंडरग्राउंड माइन के माध्यम से निकाला जाता तो वो स्टील प्लांट में यूज़ होता। तो यहाँ तो प्राइम कोकिंग कोल मिलता है, तो प्राइम कोकिंग कोल मिलता है और उसके जगह अभी हम लोग को यहाँ पे डस्ट आधारित कोयला मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी खराब हो रहा है, कोयले की क्वालिटी भी खराब हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नहीं तो मुद्दा तो है कि भाई कोयला भी जरूरी है देश हित में ऊर्जा के लिए और पुनर्वास भी करना जरूरी है, क्योंकि वहां जो बसे हुए हैं वो डेंजर जोन में है। 595 साइट जो है वो चिन्हित है जहां पे लोग खतरे में निवास कर रहे हैं। 595 साइट, जब बीसीएल की इच्छा थी तो 595 साइट हो गई और अब घट के 81 साइट हो गई है। किलोमीटर्स में इलाका 67 स्क्वायर किलोमीटर का था, वो घट करके अब 1.53 किलोमीटर हो गया है। अच्छा, आग का दायरा घटा है? आग का दायरा घटा है, लेकिन अगर आप ऐसे झरिया को ही देखेंगे तो झरिया के चारों तरफ जो है ना आग के मुहाने खोल दिए गए हैं, चाहे वो कोरी बांध से लेकर के आप
आप झरिया स्टेशन के इलाके से लेकर के कतरास मोड़ तक जाइए तो आपको लगेगा कि नीचे से आग लहकाई जा रही है। आप इंदिरा चौक पे बनियार जिसको चौक बोलते हैं उस क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो आपने कई बार सुना भी है कि वहाँ तो खड़े खड़े लोग जमींदोज हो जाते हैं। वहाँ घटना तो हुई थी 2018 हुई थी। तो कहने का मतलब यह है, उधर वो ऊपर कुली वाला क्षेत्र है, उसके पीछे भी ओपन कास्ट बढ़ चुका है, काफ़ी अधिक मात्रा में माइनिंग एक्टिविटीज़ है, आग लगी हुई है। तो ये कहना कि आग का दायरा घटा है वो बड़ा भ्रामक है। चूँकि BCCL को अभी उस भरी आबादी को टच नहीं करना है, इसलिए उसने आग का दायरा घटा लिया है। लेकिन देखिए इसके मूल चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आग लगी कब से। 1916 में पहली बार डिटेक्ट हुई, अंग्रेजों के टाइम। उस समय से लेकर के उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति रहे, वो जब धनबाद आए, इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो उन्होंने भी एक प्लान दिया कि आग कैसे बुझाई जा सकती है। कहने का मतलब क्या है ना कि केवल बातें तो हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट किसको करना था। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक समिति बनी, एक कमेटी बनी, JRDA, झरिया रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके बनाई गई। तो JRDA का जो रोल था वो था कि राज्य सरकार BCCL के सहयोग से या BCCL के आधारित जानकारी से यहाँ पे एक तो रिहेबिलिटेशन प्लान बनाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, JRDA में जो अधिसंघ के जो कर्मचारी हैं ना वो BCCL के हैं, तो वो जो BCCL रिपोर्ट चाहती है वो JRDA रिपोर्ट बना देती है। अब इसके पदेन जो प्रबंध निदेशक है वो माननीय उपायुक्त है और जो चेयरमैन है वो कमिश्नर हजारीबाग है। तो कहने का मतलब है कि जो नहीं तो अधिकारियों के पास टाइम भी नहीं होता इसके लिए देने के। इनपुट्स जो है ना वो पूरे नहीं आ पा रहे हैं। और इनपुट नहीं, चूंकि धनबाद एक बड़ा जिला है, एक आर्थिक राजधानी है पूरे तो JRDA के लिए अलग से इसकी क्यों नहीं इकाई गठित होती है जिसमें इसके अधिकारी। लगातार मांग की है कि BCCL के कर्मचारियों को वहां से हटा करके राज्य सरकार के कर्मचारियों की वहां नियुक्ति की जाए, जिससे एक विश्वास का माहौल बने कि जिसको जैसी आवश्यकता है, BCCL को आवश्यकता है मान लीजिए जमीन की, तो JRDA रिपोर्ट बना देगा कि जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे उदी गर्मी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप उसी को चौकीदारी करने के लिए छोड़ दिए हैं जो बाढ़ खा रहा है, तो फिर वो खेत को कौन बचाएगा। नहीं, लेकिन अब जिस मसले पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि 2009 में जो मास्टर प्लान बना उसमें क्या खामी रह गई कि 12 साल में ये आंकड़ा 4000 का भी पार नहीं कर पाया। यानी बेलगड़िया टाउनशिप में जहां पे बसाए गए, आज भी बेलगड़िया में लोग जो है वो एक अदद सुविधा के लिए तरस रहे हैं और अभी भी झरिया छोड़कर लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। आप देख लीजिए कि झरिया पुनर्वास का जो फेलियोरिटी है वो यहीं से साबित कर रहा है कि जहां 54,000 लोगों को बसाना था वहां वो 4,000 लोग मात्र अभी तक वहां से शिफ्ट कर पाए और 4,000 से भी कमी है, 4,000 से भी कमी है। तो ये जो दुर्भाग्य है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये फेलियर हुआ है और 2021 में इसके ड्यूरेशन भी खत्म हो चुका है और 2025 में जाके हम नया संशोधित मास्टर प्लान बना रहे हैं, तब ये आंकड़ा 1,04,000 को पार कर गया। तो अगले 10 साल में फिर हम ये कैसे पूरा करेंगे। देखिए इस 1,04,000 को समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो क्षेत्र है कितना बड़ा है। आप समझिए कि लगभग झरिया की पूरी विधानसभा इसके दायरे में है जी। धनबाद का भी जो क्षेत्र मटकुरिया ओवरब्रिज के बाद का क्षेत्र जो माइनिंग एरिया है वो पूरा इसी से प्रभावित है। केंदुआ, गोधर, कुसुंडा, लोयाबाद तक समझिए, इधर पुटकी तक समझिए, इधर मुनिडी तक समझिए। अब तो बागमारा का क्षेत्र भी प्रभावित ठीक है। उसके बाद अब बागमारा का लगभग पूरा क्षेत्र प्रभावित है जी। थोड़ा सा टुंडी का क्षेत्र जो सिजुआ के आसपास का एरिया जहाँ पे लगातार आंदोलन अभी हुए हैं लगातार, जहाँ भूदशान हुआ और कई घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में वो क्षेत्र भी आता है। तो लगभग निरसा का क्षेत्र भी प्रभावित है, ECL निरसा का क्षेत्र भी है। तो लगभग 10 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। आप समझिए लगभग ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, लगभग 4.3 लोगों का एक परिवार माना गया है भारत में। तो अगर 10 लाख की आबादी है तो 1,04,000 परिवार कैसे होंगे, ये हम लोग को समझने की चीज़ है। क्योंकि ऑलरेडी ये 2 लाख से अधिक होंगे, 2.5 लाख के आसपास चले जाएंगे। ये मिनिमम आंकड़े हो सकता है कि सर्वे के तहत 2019 के आंकड़े के आधार पर। नहीं तो ये 19 का आंकड़ा भी चेंज हो गया ना। मान लीजिए जो पहले 17 साल का था आज 21 साल का हो गया, 6 साल में 23 साल का हो गया, तो वो लड़का उसकी भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। तो परिवार तो आप इसी को मानेंगे ना, जो हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, इसको परिवार मानेंगे। तो लगभग पहले तो कटअप डेट को लेकर भी किचकिच हुआ था। 2009 के
पहले कहा गया कि 2004 को हम मान लेंगे, फिर बाद में कहा गया कि नहीं 2009 के बाद वाला आंकड़ा माना गया, फिर इस पे बहस हुआ तो 2019 में सर्वे हुआ, फिर हाई पावर कमेटी बनी, तब तो उसकी सिफारिश पे ये सब होता। कट ऑफ डेट का क्या उद्देश्य होता है कि कट ऑफ डेट आज ये लेट डेट लग गई और अब हम अगले 2 साल 3 साल के अंदर यह पूरा प्रोजेक्ट फुलफिल कर देंगे जी। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 15 साल से हम 2.5 कोस ही नहीं चले। नहीं तो अब जो समस्या है एलटीएच और नॉन एलटीएच का, जी, पुराने प्लान में और नए प्लान में क्या अंतर है बुनियादी? देखिए बुनियादी अंतर क्या है ना, अभी जो नया प्लान पिछले साल जो यहाँ से जेआरडीए ने ही बनाया था राज्य सरकार की सहमति से, जिसमें नॉन एलटीएच और एलटीएच दोनों के लिए, उसमें ये था कि 5 लाख रुपए का हम आपको एक मुश्त भुगतान करेंगे, 3 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन देंगे, 50,000 शिफ्टिंग चार्ज देंगे और लगभग 1-1.5 लाख रुपए हम लोग देंगे इसके लिए, क्या नाम बताया कि वो गुजारा भत्ता या हाउस अलाउंस इस तरह से कुछ अलग से देंगे जी। तो लगभग ये 9.5 लाख का पैकेज गया था, जिसपे हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि चूंकि ये जितने लोग जा रहे हैं ये भूमिहीन लोग हैं जी। तो इनके लिए जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिसपे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य सारी योजनाएं हो, इनको उसका लाभ दिया जाए ताकि ये पैकेज को बढ़ा के लगभग 20 लाख तक लिया जा सके, जिससे ये घर बना सके और वो अपने आप को वहाँ पे शिफ्ट कर सके। एक उपाय ये था। दूसरा उपाय ये था, नॉन एलटीएच की बात कर रहा हूँ, दूसरा उपाय ये था कि आप एक चंडीगढ़ जैसा शहर बसाइए, उसमें लोगों को जगह दीजिए और उसमें लोगों को बसाइए, आप जगह दीजिए लोग घर भी बना लेंगे। लेकिन बेलगड़िया जो है, जो आज के दिन एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, जिस फेल्ड प्रोजेक्ट को आप बार बार दिखाना चाहते हैं, बेलगड़िया में न यातायात के साधन है, लोगों के रहने की व्यवस्था है। अब आप बताइए 3 तल्ले का घर बन गया, 2-2 रूम का भी, पहले 1 रूम दिया गया, फिर उसके बाद 1 रूम ऐड किया गया, तो एक रूम के 2 फ्लैट उनको दिए गए जी। अब जिस क्षेत्र के रहने वाले लोग वहाँ जा रहे हैं, कोई बकरी पालता है, कोई घर में गैया रखता है, वो 3 तल्ला ऊपर लेके कैसे चढ़ेगा? आपको अगर व्यवस्थित करना ही है तो तरीके से व्यवस्थित करना होगा। दूसरा, उस क्षेत्र में आज के जो हालात हैं, नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है, रोजगार नहीं। तीसरा बात है कि उनको रोजगार के लिए आने जाने के साधन भी नहीं है। अगर रोजगार के लिए वो धनबाद आए और शाम 7-8 बजे कहीं दुकान से नौकरी करके घर जाएं तो उनके पास यातायात के साधन नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा कमजोरी जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है कि कोयला क्षेत्र में रहने वाले जो भी मजदूर हैं वो उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी कोयला से जुड़ा हुआ है। तो कहीं आप दूर भेज देते हैं तो फिर वापस उसी जगह आ जाते हैं। देखिए, अब रोजगार जब एक तरफ सरकार कह रही कि हम उसको कौशल विकास से जोड़ेंगे, हम ट्रेंड करेंगे, हम उनको और रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, तो आज तक तो जितने लोग शिफ्ट हुए हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था नहीं हो पाई। तो 1,04,000 परिवारों की बात बहुत दूर है। देखिए, इसका एकदम सीधा सिंपल विकल्प है। ये बहुत बड़ी योजना है। सरकार या जेआरडीए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको जितने हल्के में चला रही है उतनी हल्की योजना है नहीं। आदिवासी बन के रह जाएगी, सबके साथ ये है। ये 6,000 करोड़ भी आप देख लीजिएगा, कुछ वापिस बेलगड़िया में घर बनेंगे और वो बेलगड़िया के घर जो है 3 बार तो उसमें दरवाजे खिड़की लग जाते हैं, जब से वो बनता है फिर खिड़की दरवाजे गायब होते हैं, फिर वो दोबारा लगता है, फिर आप खुद जानते हैं, आप मीडिया बंधु हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक लोगों को विश्वास नहीं बने, लोगों को विश्वास बनाने के लिए सरकार को 2-3 काम करने होंगे। एक, जेआरडीए के गठन को पूरी तरह से निष्पक्ष रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यायिक आयोग जैसा गठन करना पड़ेगा जो यहाँ के रैयतों के मामले को हैंडल करे। होता क्या है कि या तो हम टाइटल सूट में जाते हैं जो लंबा लड़ाई लड़ता है, बीसीएल के पास बड़े संसाधन हैं। दूसरा, बीसीएल अपने स्टेट ऑफिस में पूरे मैटर्स को हैंडल करती है और बाद में एक स्टेटमेंट जिसको टाइटल समरी बोलते हैं, समरी ट्रायल में, उसमें क्या करती है कि कहती है कि ये तो मेरी ज़मीन है और ये इसमें वेस्ट हो गई। हम लोग जब ये पूछते हैं कि भाई ठीक है, आप वेस्ट हो गई, आपने इसको एक्वायर कर लिया, आपने कब भुगतान किया, क्या किया, उसकी डिटेल प्रोवाइड की है, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं है। उनके पास कोई ज़मीन के कागजात नहीं है, उनके पास कोई डिटेलधारी, जब मांगेंगे उनके पास कुछ डिटेल नहीं है। वो हमारी डिटेल लेते हैं और हमारी डिटेल को लेके उसको समरी ट्रायल में रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक करते रहे, हमारी तो ज़िंदगी खप जाएगी। तो क्या ब्रिटिश हुकूमत की तरह वो चल रहा है अभी? एकदम बीसीसीएल के जो रवैया है बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जेआरडीए की निष्पक्षता को बहाल की जाए। इसके अंदर एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। इसके अंदर एक फुल टाइमर चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाए, जिससे कि ये छोटा मामला नहीं है। तो इसमें तो अभी तक एक मैनेजमेंट देखने के लिए एक मैनेजर तक की भूमिका होनी चाहिए, वो अलग से होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिखा। भी यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ फिर वही है जो बीसीसीएल कहता है वही काम होता है, क्योंकि बीसीसीएल के कर्मी ही यहाँ पे काम करते हैं। सीधा सिंपल कहानी है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, आप 5,900 करोड़ बोल रहे हैं, यहाँ 59,000 करोड़ भी आ जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उनका खर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पीछे की जो सोच है वो प्रॉपर नहीं है। बेतरतीब तरीके से हम लोग कोयले का दोहन कर रहे हैं। अगर यही प्लांट वे में करते
यही प्लान वे में करते तो कोयला भी निकलता, लोगों का रहन सहन भी ऊंचा उठता, कोयले की चोरी भी नहीं होती जो आज बड़ा विषय है वो भी रुकता, और राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती, केंद्र सरकार को उसका लाभ मिलता, और राजस्व के तौर पे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता। लेकिन एक आंदोलन का एक फर्क तो पड़ा है कि जब जब पब्लिक जो है, जब तक मतलब चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या स्थानीय नागरिक हों, जब जब आंदोलन किए तो झरिया उजड़ने से बचे गया अभी तक, नहीं तो झरिया तो उजड़ गया रहता कोयले की वजह से। देखिए झरिया को आपको समझना पड़ेगा कि झरिया है क्या। झरिया कोलफील्ड की बात हो रही है, झरिया कोलफील्ड रानीगंज तक है जी। हम बात कर रहे हैं झरिया कोलफील्ड की। जब झरिया कोलफील्ड की आप बात करते हैं तो रानीगंज तक का आपको मानना पड़ेगा कि झरिया कोलफील्ड का इलाका है, और अब तो बहुत सारे एरिया ऐसा आ गए जो झरिया कोलफील्ड के ही, चूंकि जो दामोदर के आसपास के क्षेत्र थे उसको झरिया कोलफील्ड ही माना गया। जब सबसे पहला माइनिंग हुआ तो रानीगंज कोलफील्ड कोई नहीं कहता था, सब झरिया कोलफील्ड का झरिया कोलफील्ड का ही पार्ट तो पार्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बीसीएल की मंशा है उसको सबसे पहले लोगों के बीच में एक विश्वास बहाली का काम होना चाहिए, बीसीएल को भी करना चाहिए, क्योंकि बीसीसीएल के अधिकारी ये विश्वास बहाली का कार्य नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों आपको ध्यान में होगा कि भौरा में एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन में हम लोग लगातार वहाँ के जो महाप्रबंधक थे उनसे चर्चा की। हम लोगों ने कहा कि यहाँ से रैयत लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए आप LAR 2013 पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए, जो गैर रैयत जाना चाहते हैं उनको जो संशोधित प्लान बना है उसको लागू करिए, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि उसके बाद से 2-3 GM वहाँ बदल गए, लेकिन वो प्लान आगे बढ़ा ही नहीं। जब सरकार की वहाँ की नीति और नीयत साफ होती तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही सही कहीं तो शुरुआत करेंगे कि भाई हम ये लेंगे, उसके बाद उसमें कुछ कमी बेसी होगी तो उसको सुधार करेंगे। तो यहाँ पायलट प्रोजेक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे जैसे हाँक दिया था पशुओं को ना, वैसे लोगों को हाँका जा रहा है। जो डर गया सो चला गया, जो नहीं डरा वो खूंटा गाड़ के वहीं बैठा हुआ है। आपकी माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, देश को कोयले की कमी हो रही है, और लोगों का जीवन स्तर भी नहीं सुधर रहा है, लोगों को कुछ मिल भी नहीं रहा है। लोगों को आजीविका का एक साधन, मुख्य साधन वही कोयला रह गया है, जिसको वो इधर से उधर ढोते हैं, उससे अपना जीविका चलाते हैं। आप जो नई चीज़ें करने जा रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने 2-3 चीज़ें अच्छी लिखी कि हम कौशल विकास का काम करेंगे। बीच में एक कंपनी आई थी, ग्रैंड थॉम्पटन बोल के कंपनी आई थी, वो लोग हम लोग से मिले थे। हम लोगों ने वो कहा कि आप पहले उस लेवल पे लेके आए हो। अब बेलगड़िया उस लेवल पे ही नहीं आया जो शहरी या ग्रामीण कोई परिवेश से मैच कर जाए। वहाँ न्यूनतम सुविधा है ही नहीं। इतनी बड़ी आबादी को, अभी 3500 लोग लगभग वहाँ पे 3500 लोग रह रहे हैं, एक 3500 परिवार हैं, लगभग 15,000 की आबादी के लिए न प्रॉपर वहाँ पे आवागमन का साधन है, न वहाँ पे बिजली प्रॉपर है। रात के समय अगर हम और आप भी चाहेंगे कि जरा बेलगड़िया घूम के आते हैं तो आप, हमारा हिम्मत नहीं होगा वहाँ जाने। स्वास्थ्य की सुविधा कभी हो, स्वास्थ्य का सुविधा अभाव है, बिजली पानी की कमी, बिजली कट गई तो उनके लिए कौन जाने वाला है। हम लोग तो शहरी क्षेत्र में खड़े होकर बिजली बनवा भी लेते हैं, लेकिन वहाँ कौन जानेगा। तो बड़ी बुरी विकट स्थिति है। और कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हो रहे हैं, जब रोजगार नहीं होता है ना तो वहाँ और भी गलत काम हो रहे हैं, जो आप सब लोग को पता है। मैं सार्वजनिक तौर पे कहना नहीं चाहता, लेकिन वो जांच का विषय है, जांचना चाहिए कि जो लोग वहाँ रहने के जो गए हैं, उनके अगर जीवन के यापन के लिए अगर पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रही है तो वो किस ओर जा रहे हैं। जी, ये बड़ा सवाल जो है छोड़ा है राजीव शर्मा जी ने। और बेसिक बात जो अभी तक खुल के जो सामने आई है वो यही है कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, जिसे आप GRDA के नाम से जानते हैं, दरअसल ये इसी की जिम्मेवारी है कि जो भी विस्थापित हैं झरिया के तहत या झरिया एक्शन प्लान के तहत, उन सभी को वो पुनर्वासित करे। सुरक्षित पुनर्वास करना एक जवाबदेही है, लेकिन इस जवाबदेही को न तो BCCL समझ पा रहा है और न ही धनबाद जिला प्रशासन इस काम को पूरा करा पा रहा है। इसकी मजबूरी यह है कि BCCL के पास अपना बहुत सारा काम है, कोयला कंपनी है, कोयला खनन करना है, डिस्पैच करना है, और उसे अपना जो मूल काम है वो कर रही है, लेकिन पुनर्वास का काम में उसकी रुचि शायद ही रहती है। दूसरी ओर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, क्योंकि उसके पास अपने बहुत सारे काम हैं। तब DC जो कि इसके हमारे पदाधिकारी हैं और जो हजारीबाग प्रमंडल के आयुक्त हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं होता कि वो प्रॉपर इसके पर अटेंशन दे सके। इसका मतलब यह है कि उनके पास जब अतिरिक्त समय बचता है तब वो GRDA की बैठक करने धनबाद पहुंचते हैं, और धनबाद में DC तो खैर उपलब्ध रहते हैं, तो बीच बीच में वो भी बैठक करके समीक्षा कर लेते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। अगर होता तो ये आंकड़े कम से कम झूठ साबित होते। 12 साल में सिर्फ 3500 समथिंग लोगों का अगर पुनर्वास हो पाया है,
तो ये साबित हो रहा है कि ये गति बहुत ही धीमी, कछुआ की गति से भी ज्यादा पीछे चल रही है। इसलिए पुनर्वास में तेजी लाने के लिए सरकार को सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और एक बड़ा बजट की ही जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जिजीविषा होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता के साथ विलिंग टू वर्क, मतलब किसी काम के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो उसकी जरूरत है। और यही कारण है कि अभी तक झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार ने विस्थापितों के पुनर्वास सही तरीके से नहीं किया है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे आप समझिए कि 10 लाख की आबादी है और बड़े शहर बनाने की सरकार कोशिश भी कर रही है। अगर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक शहर बसाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग उसके तिगुना पैसा खर्च करके उसमें घर, दुकान, मकान सब बनाएंगे और वो एरिया एक गुलजार हो जाएगा। धनबाद के पास एक बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें भी कई बार रुकावटें आती है कि भाई जो झरिया रहता है उसके लिए वो दूर पड़ेगा, जो इधर रहता है वो उसके दूर पड़ेगा। 3-4 छोटे छोटे सेटेलाइट टाउन से बसा दिए 2-2.5 लाख की आबादी में। कुछ जैसे दिल्ली के बगल में ग्रेटर नोएडा बसाएगा, वैसे ही जैसे बलियापुर तरफ बसा दिए, जैसे इधर तोपचाची की तरफ बसा दिए, जैसे गोविंदपुर की तरफ बसा दिए। इस तरह से 3-4 जगह भी अगर आप बसा तो आप चाह रहे हैं कि ग्रेटर धनबाद बन जाए। ग्रेटर धनबाद बनेगा, जिससे लाभ ये होगा ना कि एक तो माइनिंग एक्टिविटीज होगी, आपको पूरा खुला जगह मिलेगा। बीसीसीएल के पास एक ओपन क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में काम करने का उसको स्कोप मिलेगा। दूसरा, कोयले की चोरी भी रुकेगी इससे। तीसरा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होने जा रहा है कि यहाँ के लोग, जब एक नया शहर का निर्माण होगा तो वहाँ उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ उनको रोजगार के नए साधन मिलेंगे, रहन सहन उनका सुधरेगा। जो सरकार की एक नीति भी है कि एक आम आदमी अच्छे से रहे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक बेहतरीन उदाहरण है उसका, कि जिसमें लोगों को घर बनाने के लिए, जिसके पास अगर थोड़ी ज़मीन हो तो घर बनाने के लिए सरकार शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख, 3 लाख रुपया देती है। तो उसी तरह से अगर एक शहर, उस तरह के 3-4 छोटे छोटे शहर भी बसाए जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा। और बेलगड़िया चूँकि एक फ्लॉप शो हो गया, और उस फ्लॉप शो पर जब भी हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक लोगों से, जब हम लोग पिछले दिनों तत्कालीन मुख्य सचिव से जब मिले थे हम लोग, तो उसमें भी हम लोगों ने चर्चा रखी थी। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ सुविधा दे देंगे, लेकिन उस बात को भी आप देखिए, आदरणीय सुखदेव सिंह जी जब चीफ सेक्रेटरी थे तब वो बात हुई थी, और उसके बाद 2 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, लेकिन वहाँ सुविधा कुछ नहीं पड़ी आज तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जगह ही ऐसी है जहाँ सुविधा में दिक्कत है। और साथ साथ बेलगड़िया के आसपास के जो गांव में रहते हैं, जो जिनकी ज़मीनें ली गई, अभी उनका भी विषय अधूरा है। तो हो क्या रहा है कि गांव के साथ जो बेलगड़िया टाउनशिप पे रहने वाले लोगों का जो है क्लैश, वो भी जारी है। जब भी बीसीसीएल वहाँ कुछ करने जाती है, कुछ एक्विजिशन के प्रयास करती है, कुछ और करती है, तो वहाँ पे एक आपस में टकराव का आवास तो काफी बना है। 6,000 अभी तो आवास बने हैं, 12,000 आवास बनने वाले हैं टोटल। अच्छा, तो वो आवास किसी काम का आवास बना ले और लोग आए ही नहीं। वो आवास बनते ही इसीलिए कि आवास जब बनेंगे तो उसके खिड़की दरवाजा खोल के कोई और ले जाएगा, बिजली की वायरिंग कोई और ले जाएगा, ठेकेदारी से तालाब जिसको मिलना है मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग का मकसद ये है कि जिस क्षेत्र में, जिस नारकीय स्थिति में लोग जी रहे हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। हम लोग लगातार जाते हैं, जिस नारकीय स्थिति में लोग जी रहे हैं कि धरती के नीचे आग है, ऊपर खटिया पे बैठे हुए हैं, और हमने अगर जूता खोल के वहाँ ज़मीन पे पाँव रखा तो मुझे लगता है कि वहाँ रोटी सेकी जा सकती है। कहने का मतलब इतनी गर्मी है। आपको मैं एक बुजुर्ग का बताऊंगा जो बताता है कि मुझे पता चल जाता है कि कब हमारी ज़मीन धंसने वाली है। 1 सीटी, 2 सीटी और 3 सीटी होते होते हुए क्षेत्र धंस जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि हम करें क्या। कुछ प्रयास हुए, जैसे कुछ लोगों को अभी कोला नगर के पास बसाया गया, जिसको कर्माटाण कहते हैं, वहाँ बसाने का प्रयास हुआ है, लेकिन उनको बसाया गया है, सिर्फ वहाँ रखा गया है टेम्प्रोरी। न उनको कोई कागजात दिए जाते हैं, न उनको जमीन मकान का कोई मालिकाना हक दिया गया है। उनको टेम्प्रोरी बेसिस पे एक जगह से दूसरे का शिफ्ट कर दिया गया है, बस। तो कहने का मतलब यह है कि आप स्थायी समाधान तो खोज नहीं रहे। इसके चलते जो वहाँ के लोग बैठे हैं उनके लिए सुविधा नहीं हो रही है। दूसरी एक बड़ी बात विषय और है कि जब 70,000 की बात होती है तो 34,000 रैयत परिवारों की बात होनी चाहिए। ये रैयत परिवारों के साथ क्या हुआ है, पूरे झारखंड की स्थिति है, चाहे वो मैथन डैम पंचायत बनाओ, पंचायत बनाओ या बोकारो स्टील बनाओ, आज भी उनके विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो धनबाद में जो 34,000 परिवार है जिनको अभी बीसीसीएल कह रही है कि रैयत है, उन रैयतों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है और उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली जा रही है और उनको उन्हीं पे वार किया जाता है। ये बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। अगर कहीं वो मजबूत है तो मजबूती से अपने आप को बचा लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे तो जो हालात हैं वो कोई
कोर्ट में जाकर कितना दिन तक केस लड़ेगा भाई? आपके भी तो एक जिम्मेवारी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उसके लिए न्यायिक आयोग का गठन हो जो कि हमारी बातों को सुने। हम लोगों के पास जो लोग हैं, एक 34,000 लोगों ने कोई इकट्ठा फंड तो बनाया नहीं है। एक एक व्यक्ति एक एक लड़ाई लड़ता है, और वहाँ तो BCCL हो या और भी जो एजेंसीज हो, उनके पास तो वकीलों की लेकिन बड़ी आप फौज है। देखिए, यहाँ पे एक बात है कि आपकी एक लिमिटेशन है, जी। लेकिन जो यहाँ के माननीय हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, वो तो प्रॉपर फोरम में जाके आवाज उठा ही सकते हैं, वहां रख सकते हैं अपनी बात। उनको उठानी भी चाहिए, मुझे लगता है उठा भी रहे होंगे, बट जो बातें BCCL के लोग पहुंचा रहे हैं वो ज़्यादा मजबूती से पहुंच रही हैं। मैंने उनकी बात ज्यादा सुनी। जी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर वो बातें पहुंचती तो ये हालात नहीं होती। अभी हाल में 2-3 जनप्रतिनिधियों ने बात कही है कि अगर कुछ कमी है तो हम लोग उसको ठीक करवाएंगे, तो हम लोग को विश्वास है। लेकिन ये विश्वास तब तक अधूरा है जब तक कुछ पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाए। जी, दो बड़ी मार्केबल बात राजीव शर्मा जी ने एक बार फिर से दोहराया है। जो सुझाव दिया है वो जनहित में बहुत जरूरी है, और सरकार इस पर अमल करे तो जो अभी तक पब्लिक की ओर से जो किच होता रहा है और जो अभी तक लोग जाने से कतराते रहे हैं, वो रुचि दिखाएंगे। और बड़ी खूबसूरत सुझाव दिया है कि धनबाद में ग्रेटर धनबाद की परिकल्पना हो, और वहां पे अगर विस्थापितों को पुनर्वास के बारे में सोचा जाए, सरकार वहां घर बना कर दे या जमीनें दे या उनके बसाने के लिए तत्काल कोई सुविधा दे। और साथ साथ इसमें एक एड ऑन ये भी किया कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहां पे मिल जाए तो ये तमाम तरह की सुविधा मिलने से वो आकर्षित होंगे, और तब भला उस आग के बीच में, भूमिगत भूधसान के खतरे के बीच में अपने परिवार के साथ में कौन रहना चाहेगा, जहां पे जिंदगी और मौत के बीच में एक पतली सी रेखा है। और वो कभी भी उस खतरे का अगर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज रात में आप सो रहे हैं और सुबह उठे तो पता चला कि आपका घर जमीन के अंदर चला गया है, और ऐसा हुआ है झरिया के क्षेत्रों में, ये ऐसे होते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर कोई चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, और ऐसी स्थिति में सरकार का भी ये कर्तव्य है कि ऐसी कोई योजना बनाए जिसे गंभीर स्थिति में जो खतरनाक और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका सुरक्षित पुनर्वास हो सके, और वो जाने के लिए अपने से स्वेच्छा से कहें कि हाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। उन पे कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, पुलिस के लिए और लाठी लेकर उनको खदेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप खदेड़ेंगे वो फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए सरकार की सारी योजनाएं फेल हुई है, क्योंकि हम अभी तक लाठी और भय दिखाकर उनको खदेड़ना चाहते हैं। हम उनको आकर्षित करके, उनकी सुविधाओं का ध्यान में रखे, उनके परिवार की सुरक्षा का चिंता मुक्त करके अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं दे रहे हैं जिसे वो स्वतः खाली करके आने के लिए तैयार है। और इसीलिए ग्रेटर धनबाद, ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर अगर ग्रेटर धनबाद बनाने की कल्पना हो और ऐसी सोच अगर हो तो जरूर बदलाव होगा, और लोगों को मोदी सरकार से उम्मीद है कि सरकार ऐसा जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।